नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। बताएंगे आपको समाचार। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं ने मुक्त व्यापार समझौते पर दिया विशेष जोर। प्रधानमंत्री ने ईयू की नई वीजा नीति का किया स्वागत। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट की पेश। सेवाओं के प्रबंधन में गंभीर कमियां उजागर। स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, अधूरी स्वास्थ्य योजनाएं, वित्तीय संसाधनों का हुआ दुरुपयोग। उत्तराखंड के माणा में गांव में ग्लेशियर टूटने के कारण हिमस्खलन। हादसे में दबे 57 मजदूरों में से 16 को सुरक्षित निकाला गया। अन्य मजदूरों की तलाश के लिए बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति पर मुख्यमंत्री धामी से की बात। राष्ट्रपति ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। शिक्षा, शोध और नवाचार पर दिया जोर। कहा, विरासत और विकास को मिलाकर न्याय आधारित विकसित भारत का कर रहे हैं निर्माण। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से जारी। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम के दोनों ओपनर पवेलियन लौटे। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। भारत यात्रा पर आई यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष की अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी हुई। इस दौरान भारत और यूरोपीय आयोग के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर विचारों को साझा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य को संबोधित किया। उन्होंने यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट और कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स की भारत यात्रा को अभूतपूर्व बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्किलिंग और मोबिलिटी पर सहयोग का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। हमने अपनी टीम्स को एक पारस्परिक लाभकारी बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, एफटीए को इस वर्ष के अंत तक संपन्न करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के लिए दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के महत्व पर दोनों पक्ष एकमत है। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स, इससे जुड़ने के ईयू के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इंडो पैसिफिक और अफ्रीका में सस्टेनेबल और समावेशी विकास के लिए हम साथ मिलकर ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के क्षेत्र में विश्वास से भरी और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला दोनों पक्षों की प्राथमिकता में शामिल है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ट्रस्टेड और सिक्योर वैल्यू चेन हमारी साझी प्राथमिकता है। सेमीकंडक्टर, एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और 6G में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईयू की नई वीजा नीति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के सामर्थ्य को फायदा होगा। कि इंडियाज यंग टैलेंट एंड यूरोप से इनोवेशन कैन टुगेदर क्रिएट लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। हम ईयू की नई वीजा कैस्केड रेजिम का स्वागत करते हैं। इससे भारत के टैलेंटेड युवाओं की एबिलिटी को बेहतर मोबिलिटी मिलेगी। एआई को भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और प्रौद्योगिकी का फोकस बताते हुए उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि यूरोप का एआई मिशन सहयोग को बढ़ाने पर हम सहमत हुए हैं। The advantages of a cooperative model for AI development, where the innovators have access to quality data and computing resources. And I'm glad to note that AI is a major focus of the Trade and Technology Council. The European AI Office and India AI Mission also agree on deepening the cooperation. And we will apply AI in the areas of natural hazards, climate change, and bioinformatics. AI should be at the heart of our strategic agenda. And the next AI summit hosted by you, Prime Minister, will take us forward. You can count on the European Union that this summit is going to be a big success. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने समुद्री सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर भी सहमत हुए हैं। Maritime security is just as essential. The Indian Ocean is a lifeline for global trade. And ensuring its security is vital, not just for India, but for the whole world. Finally, we should deepen cooperation in protecting the cables that ensure data connectivity between India and the European Union. And on defense, we see avenues of cooperation. India is looking in diversifying its military supply and access to new capabilities. So does Europe. And for the summit later this year, India and the European Union together are greater than the sum of our parts. Together we are a powerful and we are positive signal to the world. The planets are aligned, so are Europe and India. दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में गंभीर कमियां उजागर की गई हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में 21% कर्मचारियों की कमी, अस्पतालों, कॉलेजों में शिक्षक विशेषज्ञों की 30% कमी, गैर शिक्षण विशेषज्ञों की 28% और चिकित्सा अधिकारियों की 9% की कमी, नर्सों की 21% और पैरा मेडिकल स्टाफ की 38% कमी बताई गई है। इसके अलावा सर्जरी विभाग में 2 से 3 महीने की प्रतीक्षा अवधि, प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की प्रतीक्षा अवधि की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। साथ ही कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ओटी काम ही नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवाएं बिना आवश्यक उपकरणों के ही चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में आहार सेवाओं की कमी और नियमित रूप से भोजन की गुणवत्ता की जांच नहीं की गई है।
इसके अलावा जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की मांग का कोई आकलन ही नहीं किया गया। 2016-17 में घोषित 10,000 नए बेड में से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए। वहीं अस्पताल निर्माण परियोजनाओं में 6 साल तक की देरी की बात भी कही गई है। केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में यूरोपीय संघ से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहरी विकास में सहयोग और भारत EU रिश्तों में स्थिरता और लचीलेपन को लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान हरित, स्मार्ट और अधिक समावेशी शहरों के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा समाचार में रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा, कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। उत्तराखंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के समीप स्थित माणा गांव के पास एक ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में सीमा सड़क संगठन BRO के ठेकेदार के तहत काम कर रहे 57 मजदूर मलबे में दब गए। अब तक 16 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि शेष 47 मजदूरों की तलाश जारी है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की ओर IRS से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनकी ओर से दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि माणा गांव और माणा पास के मध्य सीमा सड़क संगठन के समीप हिमस्खलन की सूचना मिली। यहां सेना की आवाजाही के लिए सड़क मार्ग से बर्फ हटाने वाले 57 मजदूरों के घटनास्थल के समीप होने की जानकारी मिली है। अभी तक घटना में किसी प्रकार की मानवीय क्षति की जानकारी नहीं मिली है। सेना के साथ ही ITBP, NDRF, SDRF की रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। माणा और माणा पास के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां BRO एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, ITBP, SDRF और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और आइए सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड का, जहां इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। चाहे ITBP है, सेना के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, वायुसेना के लोग हैं, एक्सपर्ट हैं,
सभी से वार्ता हो चुकी है। सभी लोग अपनी पूरी तरह से बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं, जो भी जिस स्तर पर, क्योंकि मौसम थोड़ा अभी ख़राब है, विजिबिलिटी बहुत नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर सेवा वहाँ पर नहीं हो पा रही है। और जो स्नो एक्सपर्ट हैं उनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं और आईटीबीपी के लोग वहाँ विशेष रूप से काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ भी वहाँ लगी है, एसडीआरएफ की टीम भी लगी है और हम लोग भी यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी जो भी हमारे उसमें मजदूर भाई फंसे हुए हैं, श्रमिक फंसे हुए हैं, काम करने वाले, उन सभी को जल्दी बाहर निकाला जाए और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से अभी हम हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं, जिससे कि सभी को ठीक प्रकार से जानकारी मिले। और हमारा सभी लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है और जिन एजेंसियों की भी आवश्यकता है उन एजेंसियों की हम लोग जो है मदद ले रहे हैं। मदद लेने के लिए सारी तैयारियां करी जा चुकी हैं यहाँ पर। सर, कितने लोग घायल हैं? क्या कोई कैजुअल्टी भी है कोई? देखिए, ये चूँकि अभी जब तक पूरा सही प्रकार से वहाँ पर रेस्क्यू नहीं हो जाएगा तब तक ये कहना मुश्किल है कि अभी कितने लोग बाहर हैं, कितने लोग अंदर हैं। चूँकि कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ लोग पहले भी बाहर निकल गए थे और लेकिन 10 लोग अभी अस्पतालों में हैं, जिसमें से 3 लोग थोड़ा सा उनकी घायल थे, तो उसमें से ट्रीटमेंट के बाद 3 में से एक की हालत में अच्छा अभी सुधार हो गया, ऐसा मुझे बताया आईटीबीपी के लोगों ने, आईटीबीपी के अस्पतालों में। सर, बर्फ है रास्ते पे, बर्फ बहुत है, सड़क से भी एसडीआरएफ टीम में हम पहुंचने में थोड़ा सा सड़क से दिक्कत है, बर्फ बहुत ज़्यादा है। लगातार बर्फबारी अभी लगातार भी हो रही है, बारिश भी हो रही है और चूँकि कई जगह पर मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, इसलिए थोड़ा सा बचाव कार्य में चुनौतीपूर्ण हो रहा है बचाव कार्य। लेकिन उसके बावजूद भी मौसम विभाग से भी बात कर ली गई है। कल प्रातःकाल से मौसम खुलने की संभावना उन्होंने बताई है। जैसे ही मौसम खुलेगा तो हेलीकॉप्टर हैं जो इसके एक्सपर्ट हैं, बचाव दल, बचाव करने वाले ऐसे स्थानों पर, उन सभी से बात हो गई है। सभी लोग अपने पे एक दूसरे के साथ जो है संपर्क में हैं और तत्काल जो है वैसे रेस्क्यू अभियान अभी चल गया है, क्योंकि वहाँ पर सेना के लोग भी हैं, आईटीबीपी के लोग भी हैं जो मौके पर ही हैं, तो वो सब बचाव कार्य में लगे हैं। आज ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है दोबारा। सर, किन-किन राज्यों के मजदूर? अलग अलग स्थानों के हैं, उनकी पूरी डिटेल अभी जल्दी आ जाएगी, इसीलिए हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। पास में वहाँ आईटीबीपी का भी सेंटर है, लेकिन फिर भी क्या तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि चमोली में ग्लेशियर टूटने की वजह से जो हिमस्खलन हुआ उसमें लगभग 10 मजदूर को बचाया गया है। वो अभी अस्पताल में हैं, जिनका उपचार वहां पर लगातार जारी है। बचे हुए जो मजदूर हैं, लगभग 47 जो मजदूर हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की जो जवान हैं वो लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। हालांकि मौसम की प्रतिकूलता की वजह से फिलहाल हेलीकॉप्टर की जो सेवाएं हैं वो अभी नहीं ली जा सकती, क्योंकि लगातार वहां पर बर्फबारी जारी है, मौसम पूरी तरीके से प्रतिकूल है। लेकिन फिर भी युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड में हिमस्खलन की घटना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। और वहीं पिछले 24 घंटे में हिमाचल के कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण जगह जगह पर फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं। कुल्लू जिला के शास्त्री नगर में फ्लैश फ्लड के कारण मलबे में 3 वाहन दब गए, जबकि आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही भारी बारिश के कारण कुल्लू के कई इलाकों में पानी भर गया है। राष्ट्रपति के गुजरात दौरे का आज तीसरा दिन है। राष्ट्रपति आज गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करने पहुंची। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय के छात्रों को देश,
सुशासन में निरंतर योगदान देना है। अपराध पर नियंत्रण पाना, अपराधियों में पकड़े जाना और दंडित होने का भय होना तथा नागरिकों में न्याय मिलने का विश्वास होना सुशासन की पहचान है। इस विश्वविद्यालय को और यहाँ के विद्यार्थियों को देश के सुशासन में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान देना है। हमारे देश में न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है। विरासत और विकास के संगम के द्वारा हम एक ऐसे विकसित भारत को निर्माण कर रहे हैं जो न्याय पर आधारित रहेगा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ओडिशा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करना है। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने बहुत अच्छा काम किया है। इस योजना से ओडिशा में मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। हमारा अप्रोच बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, और जब मैं बैलेंस्ड अप्रोच बोलता हूं तो वी शुड रिमेंबर द जर्नी विच वी हैव कवर्ड, एंड इफ वी हैव कवर्ड a good amount of journey, there is always an optimism that we will be able to do it in the right time and the right spirit. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मुंबई में कोयला क्षेत्र में निवेश के अवसर और वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोयला क्षेत्र को नवाचार, निवेश और स्थिरता का पावर हाउस बना दिया है। इसे बिजली आपूर्ति में एक विश्वसनीय और अतुलनीय भागीदारी के रूप में स्थापित किया गया है। इसके अलावा हम इस क्षेत्र से जुड़े प्रमुख हितधारकों, उद्योग जगत, निवेशकों और नीति विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श करके देश में कोयला खनन के भविष्य को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की 2 महिला जजों की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने दोनों जजों की बर्खास्तगी का फैसला गैर कानूनी और मनमाना बताते हुए 15 दिनों में पद पर फिर से बहाली के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जून 2023 में मध्य प्रदेश की 6 महिला दीवानी न्यायाधीशों की बर्खास्तगी से जुड़े मामले में दिया है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति की सिफारिश पर 6 जजों को बर्खास्त कर दिया था। बेंच ने अपने फैसले में देश की न्यायपालिका में महिलाओं की हालात को लेकर भी चिंता जाहिर की। साथ ही जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों जज अधिकारियों को लेकर हाईकोर्ट को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज खेले जा रहे एक अहम मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। इस मैच को जीतने वाली टीम प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताज़ा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 5 विकेट खोकर 178 रन बना लिए हैं। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।